दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल अनूप ऑनलाइन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले थे। लेकिन उसके पहले क्या है कि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 4.2 कर पाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसके पहले हम एक्सरसाइज 4.1 को कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है और मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है मान लीजिए डेल। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर मान लीजिए हमारे पास आता है डेल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसी डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो। ध्यान दीजिए, ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। C मतलब कॉलम, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यदि हम कॉलम को रो बना दें और रो को कॉलम, तो भी जो ये वैल्यू है ये डेल ही रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए जो A1 है ये हो गया, A2 यहाँ आएगा और A3 यहाँ कर दिया। ठीक, इसी प्रकार B1 B2 B3, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 और ये C3। हम क्या किए कि रो को कॉलम बना दिए और कॉलम को रो, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए A1 है, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करने पर हमको डेल मिलता है। ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इसके दो रो, ठीक है, इसके दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस डेल। ठीक, देखिए इसे मान लीजिए ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मान लीजिए हम R1 और R3 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो ये C1 ऊपर हो जाएगा C2 C3, ये B तो ऐसे ही रहेगा B1 B2 B3 और A1 जो है नीचे लगेगा A1 A2 A3। हम क्या किए कि R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिए, तो क्या हुआ कि हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो उसकी वैल्यू है वो निगेटिव हो जाती है। ठीक, अब ध्यान रहे ये तो हम रो चेंज करके देख लिए। अब मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यदि हम C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, C3 है तो C3 यहाँ जाएगा A3 B3 और C3। ठीक, और यहाँ हो जाएगा क्या, C2 तो सेम रहेगा A2 B2 और C2। इसी प्रकार जो A1 इधर B2 और सॉरी A1 B1 और C1। ठीक, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये भी हो जाएगा माइनस डेल। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में चेंज करने पर उसकी जो वैल्यू है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, वैल्यू वही रहेगी लेकिन उसमें निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम सेम है, ठीक है, अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या फिर दो रो, मान लीजिए
ये क्या है, ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, ए बी सी, बीच में मान लीजिए क्या है, बी सी डी। तो देखिए हमारे जो ये C1 है और ये क्या है, C2। तो देखिए दोनों जो है, जो कॉलम है C1 और C2, ये दोनों सेम है। तो जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम है तो जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 0। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है, 3 है, ठीक। और क्या है, मान लीजिए 2 1 3 और 3 2 1, ठीक। तो जो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। देखिए ये सेम है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये जो दोनों सेम है, ठीक है, C1 और C3, ये क्या है, दोनों सेम है, इसलिए जो इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक। मान लीजिए दूसरा डिटर्मिनेंट कोई भी 2 1 2 3 2 5 2 1 2, ये क्या है, ये R1 है और ये क्या है, R3 है। तो देखिए R1 और R3 की जो वैल्यू है वो सेम है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है 0, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। अब तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमारे पास मान लीजिए डिटर्मिनेंट है ये, और इसको जो सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है मान लीजिए डेल, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो आ रही है वो डेल आ रही है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसके रो में या इसके कॉलम में हम k का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है डिटर्मिनेंट, ये है, ठीक है। तो अगर हम इसके फर्स्ट जो रो है इसमें k का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो KB1 और KC1, ठीक है, बाकी हमारा सेम रहेगा, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक। तो देखिए मान लीजिए हम इसके क्या किए, रो 1 में k का मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट में करते हैं तो हम जिस रो या जिस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो या फिर उस कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या किए कि रो 1 में मल्टीप्लाई कर दिए k का, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k इंटू डेल, यानी कि k के मल्टीपल में आएगी वैल्यू अगर हम उसको k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब k क्या हो सकता है, k 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको मल्टीपल में मिलेगा इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में, ठीक है। जैसे अभी डेल आ रहा था पहले, लेकिन हम k का मल्टीप्लाई कर दिए तो k डेल हो गया। अब k की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या कहती है इसकी। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, क्या, A1 B1 C1, ठीक, A2 B2 C2 A3 B3 C3। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर λ1 λ2 और λ3 प्लस में है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट वाले रो में जो है λ1 इसमें प्लस में है, इसमें λ2 इसमें λ3, ठीक है। अगर इस प्रकार हमको कोई भी डिटर्मिनेंट मिलता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, कैसे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, अगर यहाँ पर जैसे प्लस है ना तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार हम किसको ले लिए, A1 B A2 और A3 को, ठीक है, A1 A2 A3। अब बचा क्या हमारे पास, λ1 λ2 λ3। तो क्या किए, λ1 λ2 λ3, बाकी नीचे में जो है नीचे का पूरा वैसे लिखेंगे, ठीक है, B1 C1 B2 C2, ठीक, और B3 C3, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर इस प्रकार आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको इस प्रकार कोई भी डिटर्मिनेंट मिलता है
तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं प्रॉपर्टी फिफ्थ के अनुसार। ठीक है, प्रॉपर्टी फिफ्थ यही कहती है। तो हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।